बच्चों, आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा रहे हैं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। कल भी थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने क्रमबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही थी और सभी ने जो है असहयोग किया था। जैसे विदेशी माल नहीं खरीदेंगे और सबसे पहले शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने स्कूल बंद किया जाना, इस तरह से जो है और भी मतलब सबने बहिष्कार किया। अब देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। मतलब सब अपने अपने तरीके से सोच रहे थे। सभी ने स्वराज्य के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। देखिए, जैसे शहरों में आंदोलन का अर्थ व्यक्ति क्या लगा रहे थे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। इसका मतलब पिकेटिंग का अर्थ है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो दुकान तक किसी को नहीं पहुंचने दे रहे थे, रास्ते में ही रोक ले रहे थे। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा रह गया था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया और लोग भारतीय कपड़े पहनने लगे। तो भारतीय कपड़ा जो मिलें थीं और हथकरघे, उनका उत्पादन बढ़ा। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। एक तो खादी का कपड़ा, मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े, जो विदेशी कपड़ा था जो मिल में बन रहा था, उसके मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना भी जरूरी थी, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक ये सब स्कूल लौटने लगे और वकील सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब देखिए, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में किसानों व आदिवासियों के संघर्ष इसी आंदोलन में समा गए। ग्रामीण क्षेत्रों के संघर्ष का कारण था बेगार। मतलब ये लोग क्यों शामिल हुए असहयोग आंदोलन में? पहला कारण था बेगार। बेगार का अर्थ है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। और दूसरा गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? ये औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। ले भी गए थे, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। और इन्हें एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत ले जाया जाता था और बाद में इसी एग्रीमेंट को यही मजदूर गिरमिट कहने लगे। इस तरह से ये गिरमिटिया मजदूर कहलाए। अवध में सन्यासी बाबा, एक और ये उदाहरण है दूसरा। ये सन्यासी बाबा थे रामचंद्र। ये किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ये पहले फिजी में ये गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका स्थापित खुद की उनकी ज़मीन ना हो जाए। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, किसानों की व्यथा समझी
और अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन गईं, लेकिन यह किसान संघर्ष आंदोलन असहयोग आंदोलन से न जुड़ सका, क्योंकि बाद में इसका स्वरूप बिगड़ गया। ये आंदोलनकारी तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर हमला करने लगे, बाज़ारों में लूटपाट और अनाज के गोदामों पर कब्जा करने लगे, क्योंकि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसी तरह का एक और संघर्ष आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा था, ऐसा मतलब अंग्रेजी सरकार के ऐसा करने से, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। राजू ने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलते रहे। 1924 में राजू को फांसी की सज़ा दे दी गई। सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। अब एक और आंदोलन है, ये है बागानों में स्वराज। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का महत्व यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकें और उनको बंद करके, क्योंकि उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क बनाए रखें। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों ने स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था, यानी पूरे अपने देश का आंदोलन बन जाता था। लेकिन इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। अब चौरी चौरक 1922 में एक घटना घटी। ये गोरखपुर स्थित जगह है चौरी चौरा। ये बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस था। पुलिस के साथ हिंसक टकराव
हुआ। और इस घटना के बारे में सुनते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया, यानी इस आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी द्वारा ले लिया गया। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त।